Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. Today we are going to start a new lesson of class 12, that is the last lesson. The name of the lesson is the last lesson. The author of this lesson is Alfonso Dauté. तो हम पहले ऑथर के बारे में पढ़ते हैं. ही इज़ अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. इससे पहले वो एक स्कूल टीचर की जॉब करते थे. देन ही क्विट इट टू मेक अ लिविंग इन जर्नलिस्ट. तो उन्होंने अपनी स्कूल टीचिंग जॉब छोड़कर ही शिफ्टेड टू जर्नलिस्ट इन पेरिस. उनको काफ़ी इंटरेस्ट था लिखने में भी, राइटिंग में भी. ही हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो रोट मेनी पोम्स इन शॉर्ट स्टोरीज. एंड लास्ट लेसन इज़ वन ऑफ हिज स्टोरी ओनली. लास्ट लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं. What is the background of this lesson? जब ये लेसन लिखा गया, क्यों लिखा गया और क्यों उन्होंने ये अल्फोंसो डॉटे ने ये स्टोरी लिखी. The story belongs to the time where a war was going between France and Prussia. प्रूशिया एक जर्मन स्टेट है. फ्रांस और प्रूशिया के बीच में एक वॉर जो है वो चल रहा था जब ये लेसन लिखा गया. एंड दैट वॉर वॉज फॉट इन 1870 and 71. Germans who were in the leadership of Otto von Bismarck. आपने 10th में जब रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था लेसन, तो उसमें आपने एक लीडर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क. तो वही लीडर की लीडरशिप में जर्मन्स ने जो है वो फ्रांस को हराया था. और फ्रांस को डिफीट करने के बाद जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनका नाम है एल्साशे एंड लोरेन, इनको उन्होंने कैप्चर कर लिया था. एक तरह से उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अपनी कॉलोनी बना लिया था. एंड इस सर्कमस्टांसेस में जो भी रूलिंग कंट्री होती है, जैसे जर्मन एक रूलिंग कंट्री है क्योंकि उसने फ्रांस को हराया है, तो उसी के रूल्स रेगुलेशन, इवन उनका कल्चर एंड लैंग्वेज सामने वाली कंट्री को जिनको कॉलोनी बनाया है मानना पड़ता है. दैट मीन्स जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया था, हमें उनका कल्चर उन्होंने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की थी. सिमिलरली यहाँ पर भी जर्मन ने अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर फ्रांस के ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज़ एल्साशे एंड लोरेन, इनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की. सो दिस इज़ अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द लेसन, लास्ट लेसन. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द थीम ऑफ द लेसन. सो अगर मैं थीम की बात करूं तो एक नहीं, काफ़ी सारी मेजर थीम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में. स्टार्टिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट वंस ओन लैंग्वेज. ये 2 थीम्स तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि अपनी लैंग्वेज को कितना ज़्यादा लोग अपनी लैंग्वेज से कनेक्टेड होते हैं और कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज को, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये अपनी लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट करना. ये आप इस लेसन में ज़रूर देखोगे. और दूसरा, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. नाउ we feel or we understand the value of a particular thing when we have lost it. हमें किसी चीज़ की वैल्यू तभी पता चलती है जब हम उसको खो देते हैं. इसी तरह से फ्रांस के लोग भी इस लैंग्वेज को, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को, इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे. स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है ये कि अब उन्हें इतना ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि हमने सही समय पर अपनी लैंग्वेज को क्यों नहीं पढ़ा. तो जब जर्मन ने अपने रूल्स इम्पोज किए और उनसे बोला कि उनको फ्रेंच छोड़कर कोई और लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तब उन्हें फील हुआ. इसीलिए मैंने बोला है कि जब हमारे पास वो चीज़ होती है हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते. जब वो चीज़ चली जाती है देन वी रियलाइज इट्स वैल्यू एंड देन वी रियलाइज इट्स इम्पोर्टेंस. तो इसी तरह से जर्मन ये फ्रेंच के लोगों के साथ भी हुआ. स्पेशली स्टूडेंट्स, दे फील कि हम लोगों को ये लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी जो हमने पास्ट में नहीं दी. यहाँ एजुकेशन सिस्टम के लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया है एक तरह से कि टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लीनियंट थे. लीनियंट का मतलब होता है दे वर नॉट दैट सीरियस. काफ़ी ज़्यादा लीनियंट थे इस लैंग्वेज को लेकर. दोनों ने ही अपने अपने एफर्ट्स नहीं शो किए कहीं ना कहीं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स को नहीं निभाया. और जब इस तरह के रूल्स आए तो उन लोगों को काफ़ी बुरा लगा कि हमें जिस समय इस लैंग्वेज को ढंग से पढ़ना चाहिए था हम लोगों ने नहीं पढ़ा. एजुकेशन सिस्टम की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जितना टीचर रिस्पॉन्सिबल होती है उतना ही स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल है. टीचर को उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स भी उसको सिंसियरली पढ़ें. एक बहुत और मेजर थीम जो मैंने डिस्कस की, रिस्पेक्ट टू ओन लैंग्वेज, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. यू हैव टू यूज दिस वर्ड इन योर एग्जाम व्हेन यू विल राइट योर आंसर, एंड जनरली ऐसा होता है कि थीम के ऊपर क्वेश्चन आता है.
द सेकेंड मेजर थीम इज लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म. इसका मतलब क्या है? इट मीन्स डिसरिगार्डिंग अदर लैंग्वेजेस एंड टेकिंग प्राइड इन ओन मदर टंग. अपनी ही मदर टंग में प्राइड लेना और दूसरों की लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट करना, जो कि जर्मन ने किया यहाँ पे. तो जर्मन जो इम्पोज कर रही थी कि आप जर्मन ही बोलोगे और आप फ्रेंच नहीं बोलोगे, उनको बोल दिया कि अब आपको कोई राइट नहीं है फ्रेंच बोलने का क्योंकि आप हमारी कॉलोनी हो. तो इसको हम लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म कहते हैं. बेसिकली डोमिनेशन शो करना लैंग्वेज के टर्म्स में, दूसरों की लैंग्वेज को डिसरिस्पेक्ट करना और अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देना. People of Alsace and Lorraine are victims of linguistic chauvinism. जो Alsace and Lorraine के लोग थे वो इस थीम के, इस प्रिंसिपल के, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म के विक्टिम्स बने. They are forced to learn a foreign language. उनको फोर्स किया गया कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज बोलनी है. एंड इट वॉज एन अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ पेन. इस चीज़ ने उनको एक बहुत ही ज़्यादा पेन से गुजारा, या ये इंसिडेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, अपनी मदर टंग को छोड़कर दूसरों की लैंग्वेज को फॉलो करना. So that's all about the theme and the background and the author information. Now we are going to read about the lesson. I will not read the entire lesson because it will take a lot of time, and I'll read and side by side I'll explain to you. So let's see the first paragraph here. I started school very late that morning and was in great dread of scolding. So basically यहाँ पे क्या सीन है इस पैराग्राफ में, दैट एक लड़के की बात हो रही है जिसका नाम है फ्रांस. और फ्रांस जो है वो अपने स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट है एंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब, ड्रेड मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ कि उसको डांट पड़ेगी क्योंकि वो अपनी स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है. स्पेशली बिकॉज एम हैमिल, यहाँ पे एम हैमिल का मतलब है मॉर्सर हैमिल. मॉर्सर इज़ अ टाइटल, जैसे आप मिस्टर बोलते हो इंग्लिश में, जैसे हम फ्रेंच में मॉर्सर बोलते हैं. सो मॉर्सर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. नाउ व्हाट आर पार्टिसिपल्स? एक तरह के ना ग्रामर रूल्स हैं, ये रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज जो आज उनके टीचर उनसे सुनने वाले थे. तो उसका एक टेस्ट था फ्रांस का, फ्रेंच लैंग्वेज के पार्टिसिपल्स उनको सुनाने थे. एंड मॉर्सर हैमिल उनके टीचर हैं जो उससे क्वेश्चन करने वाले हैं आज पार्टिसिपल्स के. एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. उसने बिल्कुल भी उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं किया. तो एक तो वैसे ही वो लेट है, दूसरा ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड द पार्टिसिपल, ही हैज़ नॉट लर्नड द पार्टिसिपल्स. तो इसलिए भी उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. फॉर अ मोमेंट आई थॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. ऐसा होता है कि कई बार जब आप होमवर्क नहीं करते हो, या बच्चों के मन में ऐसा होता है, तो यहाँ पर भी उसके मन में, ही इज़ अ किड ऑफ 4th 5th क्लास का बच्चा है. तो उसके मन में भी आया कि तो मैं वैसे ही लेट हूँ और ऊपर से आई हैव नॉट लर्नड एंड प्रिपेयर्ड फॉर माई टेस्ट. सो एक पल के लिए उसके मन में आया कि आज कितना अच्छा दिन है, तो आज मैं भारी, मतलब आई शुड बंक द स्कूल, और मैं स्कूल नहीं जाता. इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट. ऐसा वो इसलिए बोल रहे क्योंकि वहाँ का जो वेदर है फ्रांस का, एल्सासे एंड लोरेन में जो वेदर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है. तो आज जो है वो सनलाइट है, वार्म वेदर है, इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. वो देखता है कि बर्ड्स कितने अच्छे से चर्प कर रही हैं. इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, देयर इज अ सॉ मिल देयर. उसके पीछे एक एरिया था जहाँ पे प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिलिंग हियर? ड्रिलिंग मीन्स यू कैन से द मार्चिंग, एक्सरसाइजिंग. मार्च करते हैं ना, जैसे सोल्जर्स मार्चिंग करते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको हम ड्रिलिंग कह रहे हैं. और ये ड्रिलिंग जो है वो ड्रम बीट्स पर होती है. जैसे सोल्जर्स को प्रिपेयर किया जाता है फॉर दी मार्च एंड फॉर उनकी एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है, तो उसकी भी साउंड उसको सुनाई दे रही थी. प्लस सॉ मिल की आवाज़ आ रही थी, जो मिल्स हैं वहाँ पर, बर्ड्स चर्पिंग. तो ये सब उसको बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था. टेम्पटिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ कि ये सब ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं. उसका मन कर रहा था इन सब चीज़ों को सुनने के लिए या देखने के लिए. उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और वो चाह रहा था कि रूल ऑफ पार्टिसिपल से अच्छा तो मैं यहीं रुक जाऊँ, आई शुड बंक माई स्कूल. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन मैंने फटाफट से इस चीज़ को मतलब स्ट्रेंथ इकट्ठी करी. स्ट्रेंथ मतलब अपने इस थॉट्स को साइड रखा और मैंने कहा नहीं, स्कूल तो मैं ज़रूर जाऊँगा. तो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया उसने, एंड ही हैज़ हरिड ऑफ टू द स्कूल. नेक्स्ट पैराग्राफ में जब वो जा रहा था, व्हेन आई पास द टाउन हॉल. अब यहाँ टाउन हॉल क्या है? गवर्नमेंट बिल्डिंग. वहाँ पे जो फ्रांस की, जैसे हमारे पास यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, इस तरह से मे भी एक बिल्डिंग है वहाँ पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग, टाउन हॉल. वहाँ पे बहुत सारे एक बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे. देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड.
तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. अब फ्रांस को एक ही चीज़ पता थी कि इस बुलेटिन बोर्ड पे जितनी भी बैड न्यूज़ है अभी तक लास्ट के 2 years में, या अगर हम कोई बैटल हमने हार लिया है, कोई लड़ाई हारे हैं, या किसी भी तरह का ड्राफ्ट है फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर, कुछ भी इस तरह की न्यूज़, स्पेशली बैड न्यूज़, वो इसी बुलेटिन बोर्ड पर आती है. एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब मैंने सोचा कि अब क्या हो गया ऐसा, मतलब फ्रांस को ऐसा लगा कि अब ऐसा क्या आ गया, ऐसी कौन सी बुरी जो बुरी न्यूज़ आ गई कि इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Then as I was hurried by as fast as I could go, मतलब उसको लगा कि नहीं मैं इस चीज़ों को तो अब क्या ही देखूं, फटाफट से वो भागा कि नहीं मुझे तो जल्दी से स्कूल जाना है, इस चीज़ को मैं बाद में देख लूँगा. वहाँ पर ब्लैक स्मिथ मतलब जो आयरन का काम करते हैं, जो लोहे का काम करते हैं, तो वो वहाँ पर खड़े हुए थे और उनका नाम है वॉचर. ब्लैक स्मिथ का नाम वॉचर है. हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस मतलब जो उनको असिस्टेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हो, जो उन्होंने लेबर रखी होती है अपना काम कराने के लिए. तो अप्रेंटिस उनको एक तरह से ट्रेनी या उनका कोई हेल्पिंग हैंड जो उनके साथ था वो अपने साथ खड़े थे. तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, वो बुलेटिन रीड कर रहे थे, उन्होंने आवाज़ दी, कॉल आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब. अब ये बब क्या वर्ड है? बब एक बच्चे को आप प्यार से अगर बोलते हो तो एक मतलब एक तरह से इंग्लिश में इस तरह से एक सैल्यूटेशन है बब. प्यार से उनको बोला, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भागो मत, तुम आराम से स्कूल पहुंच ही जाओगे. अब फ्रांस को लगा कि वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जो वॉचर है ब्लैक स्मिथ है वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं. हालांकि वॉचर ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि उनको पता है अब तो लास्ट डे है, तो आज उसको वैसे भी कोई कुछ नहीं कहेगा, या उन्होंने तो न्यूज़ पढ़ ही ली थी, मतलब जो भी बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था उन्होंने वो न्यूज़ पढ़ के उनको लगा कि कोई बात नहीं, आज तो उसको स्कूल में कोई कुछ नहीं कहने वाला है. So I thought he was making fun of me, and इन सब चीज़ों को इग्नोर करते ही he reached Morsel Hammel's little garden out of breath. Out of breath का मतलब उसकी सांस पूरी तरह फूल चुकी थी जब तक वो मॉर्सल हैमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा. एक्चुअली लिटिल गार्डन इसलिए यहाँ पे बोला है, स्कूल के बिल्कुल भारी मॉर्सल हैमल का गार्डन था जहाँ पर वो रहते थे, और वो स्कूल बिल्डिंग के ऊपर ही उनका घर था. नॉर्मली अब क्या होता है, दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल मतलब काफ़ी शोर शराबा रहता है, काफ़ी शोर और हल्ला गुल्ला रहता है जब स्कूल का नॉर्मल दिन होता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. और बिल्कुल स्ट्रीट तक वो शोर जो है वो सुनाई देता है. अब किस तरह का शोर? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. तो व्हाट इज़ यूनिसन? जब आप साथ में कोई चीज़ को रिपीट करते हो उसको हम यूनिसन कहते हैं. जैसे बच्चे एक साथ गा रहे होते हैं ना, टेबल्स गाते हो या कोई पोम गाते हो, साथ में जब बच्चे गा रहे होते हैं उसको हम यूनिसन कहते हैं. तो उस सब की भी आवाज़ें आ रही होती हैं, बहुत शोर. एंड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. ना ये एक तरह का ना यहाँ पे बात की गई है कि कितना ट्रेडिशनल मेथड वो फॉलो करते हैं एजुकेशन में अपनी, कि याद करने के चक्कर में अपने ईयर्स के ऊपर अपने कानों को रख लेते हैं ताकि दूसरों की आवाज़ ना आए, जो हम बोल रहे हैं हमें वो अच्छे से सुनाई दिया जाए. सो बेसिकली यहाँ पर एक तरह का ट्रेडिशनल कि ओल्ड एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे मेंशन किया है. आजकल तो कितनी एक्टिविटीज़ आ गई हैं जिसमें हम बच्चों को लर्न करा सकते हैं, तो यहाँ पर वो ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं अल्फोंसो के ओल्ड प्रैक्टिसेस भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो की जाती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल. एंड एक और आवाज़ आती थी, दैट इज़ टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. टीचर अपना जो रूलर है वो रैप कर रही होती है. जब बच्चे याद कर रहे होते हैं तो टीचर का रूलर साथ साथ में बीट हो रहा होता है. तो ये सब आवाज़ें रोज़ की जो रेगुलर और यूजुअल चीज़ें जो हमेशा स्कूल में होती थी वो फ्रांस यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल. अब आज बहुत ही अलग चीज़ है जो उसको लगी, बहुत ही अनयूजुअल लगा. I had counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their places, and Morsel Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. So he is explaining basically, आज वो चाहता था कि बेसिकली कमोशन का मतलब होता है शोर. तो उसको ऐसा लगता था कि शोर होगा, शोर में कोई उसको नोटिस नहीं करेगा, तो वो चुपके से लोगों की नज़र से बचता हुआ जाकर बैठ जाएगा ताकि वो हाईलाइट ना हो और उसको एम्बैरेस ना होना पड़े किसी के भी सामने. तो वो जैसे ही क्लास में घुसता है, लेकिन आज तो कहते हैं कि लक इज़ नॉट ऑल्सो विद मी. सब कुछ इतना क्वाइट है कि डेफिनेटली मुझे तो नोटिस किया ही जाएगा. तो जब वो देखता है विंडो से कि सारे के सारे बच्चे अपनी सीट पर होते हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, और मॉर्सल हैमल राउंड्स ले रहे हैं विद द आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. उनके आर्म में एक
आयरन रूलर है जो वो अपने साथ रखते हैं। अब यहाँ पे फ्रांस ने एक चीज़ मेंशन की है, संडे मॉर्निंग, सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह। ऐसा क्यों? संडे को बेसिकली हॉलीडे होती है और इतना क्वाइट तभी होता है जब छुट्टी वाला दिन हो, क्योंकि बच्चे नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है स्कूल में। सो दैट्स वाई ही हैज़ मेंशन दिस डे एज संडे मॉर्निंग, कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे संडे मॉर्निंग है। ऑलरेडी नाउ मॉर्सल हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरेबल आयरन रूलर, एज आई हैव टोल्ड यू कि उनके हाथ में जो है टेरेबल आयरन रूलर था। उसके बाद क्या हुआ? आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। इतना ज़्यादा फ्रांस जो है वो बहुत उसको एम्बेरसमेंट हो गया था और इतना ज़्यादा वो शर्मा गया था, वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस, का पूरा फेस जो है वो काफ़ी रेड हो जाता है कि एवरीबडी इज़ वॉचिंग हिम, और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि अब तो उसको काफ़ी अच्छे से डांट पड़ेगी। बट नथिंग हैपेंड। पर अब एक सरप्राइजिंग नोट पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो फ्रांस सोच रहा था। मॉर्सल हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, लेकिन चुपचाप अब जाओ, ज़्यादा देर मत करो और अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ। ही वॉज सो शॉक्ड कि मेरे एक स्ट्रिक्ट टीचर जो कितना ज़्यादा स्कोल्ड करते हैं अगर हम लेट हो जाएं यूजुअल डेज़ पर, नॉर्मल डेज़ पर, और आज वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नोबडी सेड एनीथिंग टू फ्रांस एंड मॉर्सल हैमल ने बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट किया, उसको बोला कि तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। वो फटाफट से गया विदाउट सोचे हुए और अपनी डेस्क पे जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल कोट। अब ये सब तो चल ही रहा था, वो वैसे भी इतना कंफ्यूज है कि आज कुछ तो डिफरेंट है। इतना ही सोचते हुए बस वो अपनी फ्राइट मतलब अपने डर से बाहर आ ही रहा था, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होने ही वाला था कि उसने देखा कि उसके टीचर ने आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है जिसके ऊपर काफ़ी फ्रिल्स भी हैं एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। अब वो क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस। ये उनकी बिल्कुल स्पेशल ड्रेस है और ये वो तभी पहनते हैं जब कोई ना कोई इंस्पेक्शन या किसी कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या कोई ऐसा स्पेशल कुछ होता है स्कूल में। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज इन सोलम। सोलम मतलब बहुत ही आज अलग, बहुत अलग सा लग रहा है स्कूल, बहुत वेयर्ड लग रहा है उसको ये सब चीज़ें कि आज हो क्या रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें उसके साथ, इतनी शांति क्यों है और इतना स्ट्रेंज क्यों लग रहा है उसको सब। बट द थिंग दैट वॉज सरप्राइज मी मोस्ट, अब इन सब चीज़ों से ऊपर उसको जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वो था बैक बेंचेस, that the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hosser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. Everybody looked sad and Hosser had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on its knees with his great spectacles lying across the pages. अब इस पैराग्राफ में वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली, दैट इन सब चीज़ों से कि चलो ठीक है साइलेंस है, मॉर्सल हैमल ने एक अच्छा सा एक स्पेशल ड्रेस पहनी हुई है जो नॉर्मल ओकेजन्स पे नहीं पहनते, इन सब चीज़ों को ऊपर, उन सब चीज़ों से ऊपर उसको जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा वो ये था कि जो बैक बेंचेस थे क्लास के, जो जर्नली हमेशा खाली रहते हैं, वो आज भरे हुए थे। और उन बैक बेंचेस पे कौन बैठा था? वो बड़े लोग जैसे पोस्ट मास्टर हो गए, मेयर हो गए, जिन्होंने अपने टाइम पे कभी फ्रेंच नहीं पढ़ी लेकिन वो अब चाह रहे थे कि हम फ्रेंच लैंग्वेज सीखें क्योंकि वो उनकी मदर टंग है, लेकिन वो कभी भी नहीं आते थे। मैंने आपको बताया था जैसे बिगनिंग में कि चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं थे लोग भी एंड बच्चे भी, बड़े भी सीरियस नहीं थे इस लैंग्वेज को लेकर। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है। तो फ्रांस कहता है कि मैं इतना शॉक हो जाता हूँ उन सब लोगों को देखकर, जिसमें वो बात करता है हॉसर की। एक इंसान है, ओल्ड मैन है जिनका नाम है हॉसर, वो अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट के साथ बैठे हैं एंड ही इज़ द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये सब लोग बैठे और इनके साथ और बड़े लोग भी वहाँ बैठे, लेकिन दे आर लुकिंग सैड। और जब हॉसर हैं वो अपनी एक ओल्ड प्राइमर मतलब एक फ्रेंच की बुक है जिसके अंदर फ्रेंच के सारे रूल्स एंड पार्टिसिपल्स वगैरह लिखे होते, काफ़ी पुरानी सी बुक को लेकर आए हैं। थम्ड एट द एजेस मतलब वो फट गई है बुक को, लेकिन उन्होंने थम किया हुआ, उसको जोड़ा हुआ है उसकी एजेस पे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वो अपनी नीज पर उस प्राइमर को रख कर बैठे हुए हैं एंड हिज स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके साथ में उनके स्पेक्टिकल्स भी
पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फ्रांस ने ये एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन कैन कम कि फ्रांस को सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या लगा। While I was wondering about it all, Marcel Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone, grave means very sad tone, which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow and this is your last French lesson. I want you to be very attentive." अब सोचो, एक टीचर जब अपने स्टूडेंट्स के साथ ये न्यूज़ शेयर करेगा तो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों के लिए ही कितना ज़्यादा अपसेटिंग न्यूज़ है, ये कितना ज़्यादा सैड न्यूज़ है। तो यहाँ पे मार्शल हैमल ने अपनी बिल्कुल ग्रेव यानी कि दुख भरी टोन में ये बोला एंड जेंटल टोन में बोला कि चिल्ड्रन, दिस इज़ योर लास्ट लेसन। बर्लिन से ऑर्डर आया, बर्लिन इज़ अ जर्मन स्टेट, वहाँ से ऑर्डर आया है दैट फ्रॉम टुमारो ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्साशे एंड लोरेन। आप कल से फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोगों का लास्ट लेसन है एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहें इस लेसन में और बहुत अच्छे से इस लेसन को सुने। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। थंडर क्लैप मतलब एकदम शॉक। ये थंडर क्लैप हम तब यूज़ करते हैं कि मतलब कहते हैं झटका लगा, जैसे हम बोलते हैं कि हमें बिजली का झटका लगा एकदम से। तो थंडर क्लैप बेसिकली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग शॉक दैट फ्रांस हैज़ फेस्ड एट दैट टाइम। Oh, the wretches, that was what they had put up at the town. Wretches मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर होती है, हम बुरी खबर को बोलते हैं। Wretches मतलब कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा ना हो, कुछ अनफॉर्चुनेट। तो फ्रांस अब उसको धीरे धीरे समझ आने लगा कि ओके, बुलेटिन बोर्ड पे ये बैड न्यूज़ थी कि सब लोग इतना ज़्यादा उदास क्यों हैं, सब इतना अनयूजुअल क्यों है यार। सो दिस इज़ द न्यूज़ विच वॉज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड। नाउ फ्रांस वॉज थिंकिंग, माई लास्ट French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. बहुत important पैराग्राफ है यहाँ पे। फ्रांस की थिंकिंग चल रही है, उसके माइंड में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है कि अब वो गिल्ट फील कर रहा है। मैंने जो आपको बिगिनिंग में बताया था कि जो चीज़ आपसे छिन जाती है तब आपको उसकी वैल्यू होती है। तो फ्रांस कह रहे कि मैं हमेशा अपने आप को बोलता था कि आई शुड नॉट राइट एनी मोर, आई शुड नॉट लर्न एनी मोर, आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो। उस टुमारो के चक्कर में नाउ टुडे द डे हैज़ कम दैट आई एम नॉट एबल टू डू दैट टास्क। अब ऐसा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप बोलते हो कि मैं कल करूँगा, और वो अपॉर्चुनिटीज़ जब आपके हाथ से चली जाती हैं तो आपका मन करता है नहीं, मुझे तो यही करना है, आई वॉन्ट टू डू दैट टास्क, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो टास्क आपके हाथ से चला जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे फ्रांस के साथ है कि वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है कि मैंने अपने लेसन्स को टाइम पे क्यों नहीं याद किया। उस समय मैंने अपना जो टाइम था हैव वेस्टेड इन कलेक्टिंग द बर्ड्स एग्स और स्लाइडिंग इन ऑन द सार। सार इज़ अ रिवर दैट इज़ फ्लोइंग इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्साशे एंड लोरेन। वहाँ पे फ्लो करती हुई एक रिवर है सार, जहाँ पर वो स्लाइड के लिए जाता था। मतलब उसने अपना टाइम वेस्ट किया है, अब उसको रियलाइज़ हो रहा है। उसकी जो बुक्स थी जो उसको न्यूसेंस यानी कि एक बर्डन लगा करती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा करती थी, अब वही बुक्स, उसकी जो ओल्ड बुक्स जो उसकी बुक्स हैं ग्रामर की और हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, अब वो उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो उसके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, ये तो उसके दोस्त हैं जिनको वो गिव अप नहीं कर सकता, वो उनको नहीं छोड़ सकता है, उसको वो पढ़ना है, उसको वो चीज़ें सीखनी है जो उसने सही समय पर नहीं की। Marcel Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again. देखो टीचर जिस तरह के भी हों, we have maintained a kind of connection with them, right? तो वो अब उनके बारे में भी बोल रहा है कि Marcel Hamel too, उन्होंने कितना डेडिकेटेडली यहाँ पे अपने जॉब को अपनी सर्विस दी है इस जॉब के लिए, अब मैं इनको भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। एंड मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। इस समय फ्रांस उनकी सारी नेगेटिविटीज़ को छोड़कर, जो भी उनके अंदर बुरी चीज़ें थी, वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो कितना बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब छोड़कर फ्रांस उनकी तरफ जो अफेक्शन है उनकी, उसको याद करता है और बोलता है कि अब मैं अपने टीचर को भी नहीं देख पाऊंगा। So we have covered the first 3 pages of the textbook. For the next rest of the pages, I'll cover it in the next video. Stay tuned for the next video and
do prepare and do read the lesson from the first part.